हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनके स्टडी चैनल में। मैं आपके लिए बीपीएससी शिक्षक तीसरा चरण के लिए समान अध्ययन के सेक्शन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण पर आधारित प्रश्न हैं लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो आपके आंसर इसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में प्रदान किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के खेजड़ी स्थान पे पेड़ पौधों को सुरक्षित करने से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। दूसरा सवाल है, रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो रुद्रदेव का संबंध काकतीय वंश से है। किस वंश से है? काकतीय वंश से है। हमारा आंसर थर्ड सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। काकतीय राजा रुद्रदेव ने 12वीं शताब्दी में श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। आगे नेक्स्ट, ये एक मैप छोटा सा है जिसमें काकतीय वंश के साथ अलग अलग वंशों का मैप है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा काकतीय वंश रहा, यह हमारा पांड्य वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, ये सब क्षेत्र एरिया है। उस समय ये वंश भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, जिसे विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये विशाखापत्तनम के तट पर स्थित है। किसके तट पर? विशाखापत्तनम के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ध्यान रखें, किसको सक्रिय करता है? प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो ये हमारा विटामिन के है। नेक्स्ट, यह आपके पास एक्सप्लेनेशन है। विजाग स्टील के नाम से विशाखापत्तनम में स्थित सरकार के स्वामित्व वाला एक इस्पात उत्पाद संयंत्र है जो विशाखापत्तनम के तट के नज़दीक है। सेकेंड क्वेश्चन का, विटामिन के प्रोटीन को सक्रिय करता है एवं रक्त थक्का बनने, कैल्शियम चयापचय, हृदय अस्वस्थ रखने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सवाल, ये आपके लिए कुछ छोटा सा लिस्ट है जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको परीक्षाओं में एग्जामिनर पूछ देते हैं कि उनका केमिकल नाम क्या है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, और के नहीं चलेगा, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन,
और उसके बाद आप एक विटामिन 9 फोलिक एसिड, ये ऐसे तो आप चाहें तो पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको मैं मार्क कर दिया हूँ। ये अक्सर एग्ज़ामों में, कोई भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, खाली स्थान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय की बात है। जब लॉर्ड वेलेस्ली आया था भारत में, तो इस सोच के हिसाब से आया था कि भारत अपने ब्रिटिश सरकार का विस्तार करना है, और दूसरा युद्ध नीति। उसमें दो नीतियाँ अपनाई थी, एक सहायक संधि और एक युद्ध नीति। सहायक संधि के अंतर्गत ही भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। ये प्रश्न का एक्सप्लेनेशन रहा। सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी। इस प्रणाली के अंतर्गत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में एक सेकेंड, अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना की अस्थायी तैनाती को स्वीकार करने के साथ ही रख रखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने हेतु मजबूर किया गया था। सब्सिडी अर्थात उनका जो भी सैनिक थे, उनका खर्च जो भी था वो संबंधित राज्य ही वहन करेगा या उठाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। वन सेकेंड। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो ये सभी को लगभग याद ही होगा। कालानुक्रम के अनुसार फर्स्ट पर मौर्य साम्राज्य आ जाएगा, फिर गुप्त साम्राज्य आ जाएगा, फिर आपका दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, और फिर उसके बाद अंत में मुगल साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। ये अब एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं इनका कालक्रम कब से कब रहा है। मौर्य साम्राज्य का 300 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व, गुप्त साम्राज्य का 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी, दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 तक, और मुगल साम्राज्य का 1526 से 1757 तक। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं कि पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो ये विंध्याचल श्रेणी है जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद करने से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि मरुस्थलीकरण एवं सूखा, ज़्यादातर मरुस्थल शब्द जब भी आता है तो ध्यान में यही रहता है कि गर्म। ऐसे ठंडा भी होता है मरुस्थल, परंतु गर्म को ज़्यादा लेकर दिमाग में एक इमेज चित्र सा बना हुआ है। और जून के माह में आप देखते हैं कि गर्म ज़्यादा पड़ती है, और 17 तारीख को आप थोड़ा लॉजिकली याद कर लीजिएगा। तो ये 17 जून, और 87 इसका पर्वत ये विंध्याचल श्रेणी है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है। विंध्य श्रेणी दक्षिणी एवं उत्तरी भारत के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है। यह मध्य प्रदेश में लगभग 675 मील की दूरी पर वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। आप मैप भी दे सकते हैं विंध्याचल श्रेणी। एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं, ये आपका विंध्याचल श्रेणी रहा। एक सेकेंड, विंध्याचल श्रेणी रहा
जो ये नॉर्थ इंडिया और इधर साउथ इंडिया को विभक्त करता है। जस्ट विंध्याचल श्रेणी के ऊपर अरावली जो लगभग गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। सतपुरा जस्ट विंध्याचल के जस्ट नीचे पड़ती है। ये आपका डेक्कन पठार हो जाएगा, डेक्कन का, ये आपका डेक्कन का पठार हो जाएगा। ये वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री की पहाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, और ये आपका ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ये कटा फटा हुआ है, रेगुलर नियमित नहीं है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। आपका थर्ड डिजर्ट हो जाएगा। ये हिमालय की श्रेणियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गारो और खासी जयंतियाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने हेतु विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण एवं सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, यानी कि मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति के जागरूकता को बढ़ाने के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के दौरान हुआ था, और ये आपका संबंधित है केरल के मलाबार तट से। केरल के मोपला विद्रोह केरल के मलाबार तट पर ब्रिटिश सरकार द्वारा वहाँ के कृषकों से नील की खेती जबरदस्ती कराने के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ था, जो 1921 से 1922 के समय में देखने को मिलता है। यह आपका एक्सप्लेनेशन रहा। मोपला या मलाबार विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मलाबार क्षेत्र में हुआ था। मलाबार विद्रोह केरल के मलाबार क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ। यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा हुआ था, और किसके विरुद्ध हुआ था? ब्रिटिश मालिकों के खिलाफ हुआ था विद्रोह, जिसे नील हेतु मजबूर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 51A जिसे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। और संशोधन अनुच्छेद संविधान में जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं, और ये संविधान संशोधन जो संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वह 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, और ये अस्थाई सदस्य होते हैं, मतलब कि ये सदन जो होता है राज्यसभा अस्थाई होता है। इन्हें लोकसभा की तरह विभंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अनुच्छेद 51A को 1948 के संविधान मसौदे के शामिल नहीं किया गया था, मतलब पहले यह शामिल नहीं था, बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया। 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसे संशोधित किया गया था। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य, प्रत्येक जो 1/3 सदस्य होते हैं दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य को पूर्ण अवधि के लिए चुना जाता है, वह 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ध्यान रहे ये पूर्व देशांतर है।
पूर्व देशांतर वाली अम्लता रेखा को मानक या मोतर मानक मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो ये इलाहाबाद में नहीं करवाए थे। इन्होंने महाराजा जय सिंह द्वितीय इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। एक दिल्ली, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, एक दिल्ली, दूसरा वाराणसी, जयपुर और तीसरा उज्जैन और पांचवा हो जाएगा मथुरा। तो इलाहाबाद में नहीं हुआ था। ये एक्सप्लेनेशन है। भारत का मानक मेरिडियन समय यहाँ पर 82.5 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री 50 एक सेकेंड के साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसे पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नई दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, आपका जयपुर। ये आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, देखते हैं ट्रिक में क्या है। ये ट्रिक है आपका साढ़े 82 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा से, जो भारत से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 1, 2, 3, 4 और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। परंतु जब इसे याद रखना हुआ तो इसे जनरल ट्रिक है यूपी और कॉमा। यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, कॉमा में सी छत्तीसगढ़, ओ उड़ीसा, एम मध्य प्रदेश और ये अरुणाचल प्रदेश, ये यूपी। ये 5 राज्य से होकर 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, वैद्युत प्लग एवं स्विच। ऐसा क्यों? क्योंकि जूल के तापन नियम के अनुसार रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी रेजिस्टेंस जब गुजरती है तो रेजिस्टेंस के प्रभाव में आकर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज होता है। आप देखेंगे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है वो हीट एनर्जी अर्थात वो गर्म आपको महसूस होगा अगर कभी आप उसको टच किए होंगे। तो इलेक्ट्रिक आयरन भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसके अंदर हाई रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। और इलेक्ट्रिक केतली भी ऐसे ही प्रोसेस का एक एग्जांपल है। देखे होंगे कभी आप गर्म किए होंगे पानी, हाई रेजिस्टेंस के होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक पर ही रहता है, परंतु वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में चेंज कर अपना केतली पानी को गर्म या जो भी हो टी वगैरह को गर्म कर देती है। इसका एक्सप्लेनेशन है जूल का ताप नियम। जूल का नियम उस दर पर गणितीय व्यंजक, ये थोड़ा अलग ही शब्द है जो काफ़ी दिक्कत करेगा, लेकिन उसको छोड़े, कोई मतलब नहीं है, जिस पर किसी परिपथ में प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। जिससे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत उपकरण जो जूल ताप के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही कथन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन नहीं है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए किए गए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, ये बिल्कुल सही है। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, इसको वेट करते हैं। तीसरा देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष मुक्त करती है, ये भी बिल्कुल सही है। श्लेष आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु हम सवाल को देखें ध्यान से तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है, यह सही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो याद करने के लायक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का बात किया गया। अंडमान से कुछ अंडा शब्द निकल रहा है जो 0 के आकार का होता है, और इसके एक लगा देंगे तो ये आपका 10 डिग्री चैनल से संबंधित, ये याद करने का एक ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। यकृत की पाचन भूमिका पित्त उत्पादन, इससे ग्रहणी में भेजना होता है। पित्तराशि थैली मुख्य रूप से पित्त को संग्रहित केंद्र को मुक्ति करती है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे को अलग करते हैं, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये वल्लभ भाई पटेल जी ने लिखी थी। ये एक्सप्लेनेशन है, वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडिया अ नेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। वल्लभ भाई पटेल जिन्हें सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, जैसा आप जानते होंगे, जो भारत के उन बड़े नेताओं में से तथा भारतीय गणराज्य में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और इन्होंने राज्यों को पुनर्गठन यानी उस वक्त राज्यों को भारत में मिलाने, देशी रियासतों को भारत में मिलाने की अपनी बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है, जो बिजली तड़ित द्वारा वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन होते हैं, जो N2 के फॉर्म में होते हैं, वायुमंडल में लगभग 78% की मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो N2 के फॉर्म में होते हैं उनका डायरेक्ट पौधे अपने उपयोग में नहीं ला सकते हैं, परंतु ये वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होने के कारण उसका उपयोग पौधे अपने उपयोग में लाते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। तो वो रावण द्वीप है। ये आप एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन B1 ये घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन के ट्रिक हैं KADE, जिसे हम कीड़ा पढ़ सकते हैं अपने सुविधा के लिए, कीड़ा। और कीड़ा जो होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो विटामिन KADE
ई, ये विटामिन जो है जल में घुलनशील नहीं है। तो ये कहाँ घुलनशील हैं? तो ये वसा में घुलनशील हैं, ये वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये अवध साम्राज्य है जिससे इन्होंने चेरी दिया था नाम, एक उपमा दिया था। इन्होंने कहा था कि अवध उस चेरी के समान है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में अपने आप ही आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर फर्स्ट है, संसद के सदनों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें मैंने बताया कि विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के एवं जल में घुलनशील विटामिन बी, सी के रूप में वर्गीकृत है। और इन विटामिन के केमिकल जो नेम है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पिछले प्रश्नों में मैंने बताया है। ये देखिए लॉर्ड डलहौजी क्या कहें, एक चेरी के रूप में है कौन? अवध वर्णित किया है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचन मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 3 है। नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये राउरकेला है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत 3 राष्ट्रों ने मिलकर अलग अलग जगह अपना इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। जैसे राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के द्वारा किया गया था। वहीं दुर्गापुर भिलाई इस्पात संयंत्र रूस द्वारा किया गया था। और वहीं दुर्गापुर का बात किया जाए तो ब्रिटेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयबजी ने किया था। और इनके साथ ही ये एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने का अधिकार देता है।
यह कानून बनाने हेतु ऐसा प्रावधान है कि विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाना चाहिए। इससे संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है, जो एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विचार व्यक्त करेगा, और राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बाध्य नहीं होगा। ये 1956 में शुरू की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी उद्योगों एवं पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान देने के साथ तीव्र औद्योगिकरण के रूप में प्रस्तुत किए गए। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भिलाई रूस द्वारा स्थापित किया गया था। धरासन सत्याग्रह, जो 1930 में ब्रिटिश नमक कर लेवी के विरुद्ध औपनिवेशिक भारत में एक प्रदर्शन था। महात्मा गांधी ने धरासन साल्ट वर्क पर धरना प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जो दांडी से 40 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे चलकर अब्बास तैयबजी और सरोजिनी नायडू जैसे अन्य नेताओं ने धरासन सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अब हम आते हैं अपने अंतिम 2 प्रश्नों पर। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए उन्हें जाना जाता है। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? इसका आंसर लॉर्ड रिपन है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि किस वायसराय ने किया या गवर्नर जनरल ने किया, परंतु आप जब कभी भी ऐसा हो तो आप लॉर्ड रिपन पर आप मतलब एक नहीं पता हो तब की बात बोल रहा हूँ, आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि लॉर्ड रिपन वायसराय एक ऐसे वायसराय थे जो उनकी सोच सकारात्मक सोच भारत के प्रति थी, और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। जैसे में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन की उन्होंने नींव रखी थी, और उन्होंने ही 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी निरस्त कर दिया था, और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित भी उन्होंने किया था। और ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, और हर सेशन का अंत एक दूसरे नए सेशन की शुरुआत की ओर ले जाता है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये खासकर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो कभी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ख़ास तौर पर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। चलिए क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।